आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप और आपका पूरा का पूरा सिस्टम मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। उदित राज का बयान आपने सुन लिया होगा, जो सुबह सुबह आ गया था। चूड़ियां टाइट कर रहे हैं आप मुसलमानों की। इनको मुसलमान केवल अफजल, याकूब, बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी शर्जील इमाम और उमर खालिद में ही नज़र आता है। इनको एपीजे अब्दुल कलाम में नहीं नज़र आता, इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान में नज़र नहीं आता, इनको वीर अब्दुल हामिद में नज़र नहीं आता, इनको केवल औरंगज़ेब और टीपू सुल्तान में ही मुसलमान नज़र आता है। तो ये तो इनकी दृष्टिकोण की बात है। जहाँ तक सवाल है क्या सुप्रीम कोर्ट भी मुस्लिम विरोधी है क्या? मतलब शर्जील इमाम और उमर खालिद को न केवल बेल डिनाई किया, रूबिका जी आज एक ऐतिहासिक घटना हुई, 1 साल तक ये बेल नहीं डाल सकते अपनी, 1 साल तक। उसके अलावा कहा गया है कि ये इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्ट है, जो हुआ दिल्ली में प्री मेडिटेटेड, मतलब संयोजित था, ये संयोग नहीं था, ये पूरी तरह से सुनियोजित था, ये स्पॉन्सर्ड था, ये स्पॉन्टेनियस नहीं था, ये ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनिक नहीं था। मतलब ये कहने के बाद भी ये कह रहे कि मुस्लिम विरोधी है। तो ये वही बात हो गई ना, जैसे ताहिर हुसैन जब पकड़ा गया और उसके घर पे हमने देखा था, उस समय पर मैं भी रिपोर्टिंग में था, तो उसके घर पे रखा हुआ था पेट्रोल बॉम्ब। तो उसके बाद बोला, मैं आपको ग्राउंड जीरो पर मिली बिल्कुल, तो उस समय कहा गया था आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, अमातुल्लाह खान और संजय सिंह द्वारा, कि ये मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित है। आज तक कोर्ट ने राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, हाई कोर्ट ने कहा कि प्रीमेडिटेटेड किया गया है। जिस प्रकार से ये लिंक निकले, तो इसका मतलब साफ है कि वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखना है, पहली बात। दूसरी बात, आज देखिए दुख दर्द तो बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों को चुना गया था कि वो न्यूयॉर्क का कचरा उठाए, वो कचरा फैलाने में लगे हुए हैं। कचरा फैलाने के बदले कचरा उठाओ न्यूयॉर्क का, और हमारे मामले में दखल अंदाजी मत दो। पर मैं यहाँ पे जो कचरा फैलाते दिग्विजय सिंह, ममदानी को सच में मतलब अपने बगल वाले आदमी के बारे में पता होगा, जो हिंदुस्तान के शर्जील के लिए दिल धड़क रहा है। मैं तो समझ ही नहीं आपको पता है ममदानी के साथ क्या हुआ? हाँ? एक सो कॉल्ड पत्रकार है, आपने शायद शो में नहीं बुलाया, वो जोहरान ऐसे करती रहती है। अच्छा। वो न्यूयॉर्क गई थी, वैसे इनके ट्रिप्स भी न्यूयॉर्क और पेरिस में ही होते हैं। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट मांगी, जोहरान तुम किधर हो, मुझे अपॉइंटमेंट दो। तो जोहरान ने तो उसको इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। तो ये तो इनकी वैल्यू है, पर वो जोहरान को अपना नया देवता बना रखा है। चलिए छोड़ देते, मैं इस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। मैं आना चाहता हूं, निखिल जैन भी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता है, ही सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज में वकील में से एक है। ये उदित राज, सलमान सोज, दिग्विजय सिंह, सब ने मिलकर जाकर बैटिंग की उमर खालिद की। पॉइंट 1, अफजल कन्विक्ट होता है, ये अफजल के पैरवी में पहुंच जाते हैं। याकूब कन्विक्ट होता है तो याकूब के लिए पत्र लिखते हैं। बाटला हाउस के लिए सोनिया गांधी के आंसू टपकते हैं। नक्सलियों को बोलते हैं शहीद है। और दिल्ली टेरर ब्लास्ट अभी जो हुआ, उसमें पता है क्या बोला इमरान मसूद ने? ये तो भटके हुए युवा है जी। तो देखिए, मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग। अब ये नव्यन शर्मा जो है ना, ड्रामे में एक्सपर्ट है, पर ये देखिए, ये तो खुद कांग्रेस ने बोला है कि इनका लिंक खालिस्तानियों के साथ, गुल पनाग ने बोला है कि खालिस्तानियों के साथ फ्लर्टिंग करते हैं। हाँ। और ये ताहिर हुसैन के लिए किस प्रकार की पैरवी कर रहे थे। संजय सिंह ने बोला ताहिर हुसैन का तो बेचारे के घर में मॉब घुस गई। ओके, वो तो बेचारे पीड़ित है। प्रवक्ता निवान शर्मा इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले निखिल, आपकी तरफ भी ये सवाल आता है। What do you mean by this? जब ये कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत मिलनी चाहिए थी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको जमानत देना चाहिए था, केंद्र सरकार राजनीति कर रही है, देखो हम मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रहे हैं, ये कह रही है। ये किस तरीके का बयान है? हाँ, आप इस तरीके के बयानों से समझते हैं एक आम मुसलमान, उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है? रूबिका जी, शहजाद का बहुत लंबा भाषण सुन लिया। अब मैं आशा है कि आप मुझे भी थोड़ा समय देंगी उनकी बात का जवाब देने के लिए। नहीं, आप ये पहली बात तो मेरा भी लंबा भाषण सुनने का मुझे समय दीजिएगा, दे दूंगी मैं। ठीक है, मुझे भी भाषण देने का समय दीजिएगा, पर अब मैं क्या मुद्दे पे आ सकता हूँ। पहली बात तो शर्जील इमाम और उमर खालिद का केस थोड़ा सा अलग है। दूसरी बात, देश में एक कानून का प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। जब तक किसी के खिलाफ गुनाह साबित नहीं होता एक अदालत में, उसको इनोसेंट माना जाता है। अगर सरकार का ये मानना है कि इन दोनों व्यक्तियों की वजह से ही दिल्ली में 2020 में दंगे हुए, तो अभी तक 5 साल नहीं 6 साल होने वाले हैं दिल्ली के दंगे हुए हुए। सरकार को इन पे ट्रायल पूरा करके चला देना चाहिए था। बीजेपी के कुछ मित्र बोलेंगे कि अरे नहीं यही तो एडजर्नमेंट मांगते हैं। वो एडजर्नमेंट बेल एप्लीकेशंस में है, ट्रायल में एडजर्नमेंट्स नहीं है। और अगर वो ट्रायल में एडजर्नमेंट्स मांग भी रहे हैं, नथिंग स्टॉप्स द गवर्नमेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द ट्रायल, impressing upon the court to proceed with the trial.
बट सरकार नहीं कर रही है। 6 साल में इनका गुनाह सरकार साबित नहीं कर पाई है। एक और चीज सरकार की किस तरीके से इसमें राजनीतिक मानसिकता दिखती है, वो इससे भी दिखती है कि आपको याद होगा 2020 में ही जनवरी या फरवरी में कपिल मिश्रा ने टीवी कैमरास के आगे एक डीसीपी को धमकाते हुए, दिल्ली पुलिस के डीसीपी को धमकाते हुए बयान दिया था, अगर ये लोग नहीं हटे तो हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, अब देख लेना हम क्या कर लेंगे। और वो देख लिया सबने, क्या हुआ, दंगे हो गए। और दिल्ली के एक कोर्ट ने अभी थोड़े टाइम पहले दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि आप इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करिए। उससे पहले भी ऐसे निर्देश आ चुके हैं, लेकिन क्या हुआ, कपिल मिश्रा के अरेस्ट होना तो दूर की बात है, जेल जाना दूर की बात है, आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो। तो किस तरीके से राजनीतिकरण दिल्ली दंगों का बीजेपी की सरकार ने करा है, ये सबने बहुत लंबे समय से देखा है। इसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद से ज्यादा बढ़ के आगे ये मामला है। रही बात जोहरान रमजानी की, एक अमेरिका का मेयर क्या बोलता है किसी के समर्थन में या नहीं बोलता, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक खैर मुझे पता है कि उन्होंने चिट्ठी उमर खालिद को लिखी, उमर खालिद के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं लिखती, शर्जील इमाम के समर्थन में तो कुछ भी नहीं लिखा। जब ट्रंप इलेक्शन लड़ने जाते हैं तब तो मोदी जी जाके बोल देते हैं अमेरिका में, अब की बार ट्रंप सरकार और उनके समर्थक बैठ के दूध चढ़ा रहे होते हैं और पूजा कर रहे होते हैं ट्रंप की, तब इनको अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी नेता बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर किसी अमेरिकी नेता ने किसी एक डिसेंटर के समर्थन में बोल दिया तो उन्हें वही अमेरिकी नेता फॉरेन सॉइल नजर आने लग जाते हैं। मेरा तो हमेशा एक स्टैंड है, बाहर के नेता क्या बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे देश की अदालतें क्या कर रही हैं, मुझे उससे मतलब है। अगर एक अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, बेल एप्लीकेशन में एक मिनी ट्रायल करके कंक्लूड करती है दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेटल्ड लॉ इन दिस कंट्री बाय कटीन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, आप बेल एप्लीकेशन में मिनी ट्रायल नहीं कर सकते। ट्रायल कोर्ट में होता है। 6 साल से वो ट्रायल लंबित है, उस पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन मीडिया में बीजेपी बैठ के फर्जी नैरेटिव भड़काती रहती है। अभी थोड़ी देर में ये बोल देंगे कन्हैया टुकड़े टुकड़े गैंग है। वो कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग थे, क्योंकि न्यूज चैनल से फर्जी वीडियोस चलाई थी और कोई सरकार ने उस पर केस नहीं करा कि देश की इतनी प्रतिष्ठित सरकारी यूनिवर्सिटी जेएनयू को एक टुकड़ा टुकड़ा यूनिवर्सिटी दिखा दिया गया फर्जी वीडियो के चलते, लेकिन उन चैनल्स पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार का भाषण खत्म हो गया आपका? हाँ जी, धन्यवाद। ओके, वंडरफुल। अब एक तो ये बात सुन लीजिए, डिफेंडर कहकर आप उस शख्स के ऊपर लगे आरोपों को छोटा साबित नहीं कर सकते। ईश्वरन भंडारी, हाँ ठीक, यहाँ पर ईश्वरन भंडारी भी मौजूद है। ईश्वरन, आपने सुन लिया होगा क्या क्या बातें निखिल जी ने कही है। वो खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये दबाव सरकार की तरफ से है। नहीं, मुझे पता नहीं निखिल को लॉ की इग्नोरेंस है या जानबूझ के गलत लॉ क्रिएट कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोलूंगा, बाकी मैं व्यक्तिगत नहीं जाना चाहता। हाँ। कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। कौन से कानून की आप बात कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। नारकोटिक्स लॉ में क्या लॉ है, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, टेरर केसेस में क्या है, क्या बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन इन दीज लॉज। तो पहले हम किस लॉ की बात कर रहे हैं, थोड़ा हमें वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में, सिर्फ रटी रटाई बातें नहीं बोलनी चाहिए। पर मैं आना चाहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐतिहासिक है एक तरह से, क्योंकि इस केस में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर इंटरनेशनल लोग भी कमेंट कर रहे थे, चाहे वो न्यूयॉर्क का मेयर हो, चाहे वो कांग्रेसमैन हो, और भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम, बहुत बड़ी लॉबी अब से नहीं कई सालों से लगी हुई है इस केस को, और स्पेसिफिकली उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेके बातें करने में। और फॉरेन इंटरफेरेंस इसलिए डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि भारत के अंदर नेताओं ने और भारत के अंदर इकोसिस्टम ने उस बात को अडॉप्ट किया, इग्नोर नहीं किया, उन्होंने इसकी चर्चा की। मुझे तो याद आता है जिस तरह भारत के अंदर राजनीति करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को आप इन्वाइट करते थे, उसी तरह भारत की राजनीति के लिए दूसरे देशों के नेताओं को इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक केस के अंदर जिसके अंदर अपने फैक्ट्स हैं, अपना एविडेंस है, अपना लॉ एप्लीकेबल है। तो ये बहुत डेंजरस बात है और किसी भी नेता को नहीं करनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हो रही थी। अब कोर्ट पे आ जाते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पहली बात, एक बात तो बहुत साफ की है कोर्ट ने कि अलग अलग रोल है, अलग अलग फुटिंग पे है, अलग अलग अक्यूज्ड। कुछ को बेल मिली है, कुछ को नहीं मिली। इसका मतलब है किसी का कुछ रोल अलग था, किसी का कुछ रोल अलग था। अभी तक जो बातें लोग बाहर करी जाते हैं कि सबको बेल मिलेगी या सबको नहीं मिलेगी, इसका मतलब स्पेसिफिक और क्लियर रोल है उमर खालिद का और शर्जील इमाम का, और वो रोल इतना सीरियस है, प्राइमा फेसाया इतना गंभीर है प्राइमा फेसाया कि उनको बेल नहीं मिलती। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात जो करी जा रही थी कि बहुत देर से जेल में है, बहुत देर से जेल में है, हाँ बहुत देर जेल में रहना एक ग्राउंड है बेल मिलने का, पर वो इकलौता ग्राउंड नहीं हो सकता बेल मिलने का। स्पेशली जब हाईकोर्ट का भी ऑर्डर आया था कि आपने कितनी बारी खुद डिले करने की कोशिश की है, कितनी बारी आपने पिटीशन खुद विड्रॉ करी है, और पिछली बारी जब सुप्रीम कोर्ट में थी विड्रॉ हुई थी तब ये
इसी इकोसिस्टम ने बातें की थी कि अरे क्यों इस केस में आर्गुमेंट नहीं हो रही थी, क्यों स्ट्रेटेजिकली इस केस को विड्रॉ किया था। अब तो नई बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी पाया कि आपकी बेल नहीं बनती, तो अब क्या आपको इस पे भी विश्वास नहीं है, आप इसको भी नहीं मानेंगे। और लास्ट बात बहुत जरूरी है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकती है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का यह मतलब नहीं है कि आप भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि जो शर्जील इमाम ने बोला कि 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां पे जाम कर दें, नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट कर दीजिए। एक मिनट रुकिए, क्या यह प्लान एक्शनेबल है? क्या अगर ये प्लान हो इससे भारत और नॉर्थ ईस्ट को सेपरेट करने की एक साजिश रची जा सकती है? हाँ, अगर 5 लाख लोग उस नैरो कॉरिडोर को जाम कर दें तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बांग्लादेश भी चिकन नेक की बात करता है, आप जानते हैं यूएस किस तरह लड़ाई लड़ रहा है, आप जानते हैं टेरर के कितने फ्रंट्स हैं, आप जानते हैं स्टूडेंट की बात नहीं है, डॉक्टर्स भी बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल केस तो उसके मेरिट्स पे देखा जाना पड़ेगा। तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट मीन कि आप लोगों की सांसों से उनको फ्री कर दें, उनको मार दें। तो ये बात मेरे ख्याल से इस केस में बहुत क्लियर हो गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। और फ्यूचर में भी जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो देख रहे हैं, प्लीज आप इन बहकावों में मत आइए, ऐसी कॉन्स्पिरेसीज का हिस्सा मत बनिए।